हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। इससे पहले हमने बात किया था ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था शंट पैरामीटर के बारे में और सीरीज़ पैरामीटर के बारे में। शंट पैरामीटर में हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, और सीरीज़ पैरामीटर में हमें क्या मिलता है? इंडक्टेंस और रेसिस्टेंस। तो जो रेसिस्टेंस और जो कंडक्टेंस है, इसकी एनालिसिस करना बहुत हद तक क्या आसान होता है, मगर ये जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस होता है, इसकी एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बेसिकली होता क्या है, ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर में हम लोग ये जो इंडक्टेंस और जो कैपेसिटेंस है उसी के बारे में बात करेंगे। तो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें हमें बेसिकली इंडक्टेंस मिलता है, और दो टाइप का इंडक्टेंस होता है। एक जो इंडक्टेंस होता है वो होता है इंटरनल इंडक्टेंस, और दूसरा जो इंडक्टेंस होता है वो होता है एक्सटर्नल इंडक्टेंस। और जब हम लोग ये दोनों इंडक्टेंस को क्लब करते थे तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंडक्टेंस। तो जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है उसके लिए इक्वेशन होता है, एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए भी इक्वेशन होता है, और जो टोटल इंडक्टेंस होता है उसके लिए भी इक्वेशन होता है। तो जो इक्वेशन होगा उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे, डेरिवेशन हम लोग किसी और लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर आप देखो, आपको पता होना चाहिए जो इंडक्टेंस है वो आपको दो टाइप का मिलता है। एक जो इंडक्टेंस होता है वो होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा जो इंडक्टेंस होता है वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब ये सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया C1 कॉइल, इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है वो है ∅1। ये ∅1 फ्लक्स में चेंज होने की वजह से अगर ये C1 कॉइल में अगर EMF इंड्यूस होता है तो ये जो इंडक्टेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया है सेल्फ इंडक्टेंस से हमने क्या समझा? इफ़ EMF इज इंड्यूस इन कॉइल C1, अगर कॉइल C1 में अगर EMF इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ कॉइल C1 के फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस प्रोसेस। सिमिलरली म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने कंसिडर किया कॉइल C2 और इसके साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उसको हमने कंसिडर किया ∅2। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कॉइल C2 में अगर EMF अगर इंड्यूस हो रहा है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ कॉइल C1, तो ये जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट। इफ EMF इज इंड्यूस इन कॉइल C2 ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स ऑफ कॉइल C1, कॉइल C2 में अगर EMF इंड्यूस हो रहा है कॉइल C1 का फ्लक्स चेंज होने की वजह से, तो जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस से सेल्फ इंडक्टेंस एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ, राइट। फॉर एग्जांपल मान लो आपके घर में एक बेबी है, और वो जो बेबी है वो रो रहा है। तो बेबी के रोने की वजह से आप परेशान हो रहे हो, राइट। आपके घर में बेबी है और आपका जो बेबी है वो रो रहा है। आपका बेबी रोने की वजह से अगर आप परेशान होते हो तो ये जो परेशानी है इसको आप बोलोगे सेल्फ परेशानियाँ। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, खुद की कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की वजह से अगर सेम कॉइल में अगर EMF इंड्यूस होता है तो जो इंडक्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सिमिलरली अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है? बाजू वाले के घर का बेबी रोने की वजह से अगर आप परेशान हो रहे हो तो आप इसको बोलोगे म्यूचुअल परेशानियाँ। जस्ट एज अ रफ एग्जाम्पल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अगर बाजू वाले घर का बेबी रो रहा है और आप परेशान हो रहे हो तो ऐसे केस में जो इफेक्ट है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट, राइट। तो सिमिलरली बाजू वाली कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से अगर आपकी कॉइल में अगर EMF इंड्यूस हो रहा है तो जो इफेक्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इफेक्ट। जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस होता है वो हमें दो टाइप का मिलता है। एक जो इंडक्टेंस होता है वो होता है इंटरनल इंडक्टेंस, और दूसरा जो इंडक्टेंस होता है वो होता है एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो हमें दो टाइप का मिलता है। पहला जो इंडक्टेंस होता है वो होता है इंटरनल इंडक्टेंस, और दूसरा जो इंडक्टेंस होता है वो होता है एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो इंटरनल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? इंडक्टेंस ड्यू टू इंटरनल फ्लक्स लिंकेज, इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज मतलब जब कंडक्टर के थ्रू करंट फ्लो होगा तो जो कंडक्टर है उसमें फ्लक्स लिंकेज क्रिएट होगी, तो ये जो फ्लक्स लिंकेज है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फ्लक्स लिंकेज। तो इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस जो जनरेट होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे इंटरनल इंडक्टेंस। सिमिलरली एक्सटर्नल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो इंडक्टेंस जनरेट होगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो यहाँ से हमने एक्सटर्नल इंडक्टेंस और इंटरनल इंडक्टेंस से क्या समझा? इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनल इंडक्टेंस, और एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज की वजह से हमें जो इंडक्टेंस जो मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस। इंटरनल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस जो मिल रहा है वो है इंटरनल इंडक्टेंस। एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस जो मिल रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो जो इंटरनल इंडक्टेंस का जो इक्वेशन है उसको हम लोग सीधा कंसिडर कर लेते हैं। उसको हमने यहाँ पर डेरिवेशन नहीं किया है, डेरिवेशन यहाँ पर हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो जो इंटरनल इंडक्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन का जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है, ट्रांसमिशन कंडक्टर का जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है उसके लिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है।
यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन फॉर इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन को देखते हुए हमें क्या लग रहा है, जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, म्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और जो एल है वो हमें इंडिकेट कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ। और यहाँ पर ये जो 8 पाई है ये है क्या, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ से आप बोल सकते हो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन लाइन का जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है, एज़ पर द इक्वेशन इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज़ प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को अगर इंक्रीज़ करेंगे तो जो इंटरनल इंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा। ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को अगर हम लोग डिक्रीज़ करेंगे तो जो इंटरनल इंडक्टेंस होगा वो डिक्रीज़ करेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो म्यू है वो आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है परमिएबिलिटी। तो जो इंटरनल इंडक्टेंस है वो मीडियम की परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। सिमिलरली जो इंटरनल इंडक्टेंस है, यहाँ पर आपको कोई आर दिखाई दे रहा है, आर वाला टर्म दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको आर दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, म्यू दिखाई दे रहा है, एल दिखाई दे रहा है, 8 दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है ट्रांसमिशन लाइन का वो इंडिपेंडेंट होता है जो ट्रांसमिशन लाइन का जो रेडियस है उसके साथ। तो यहाँ से हमने इंटरनल इंडक्टेंस से क्या क्या सीखा, जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है वो ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है वो परमिएबिलिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो इंटरनल इंडक्टेंस होता है वो कंडक्टर के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कंडक्टर का जो रेडियस होता है उसके ऊपर इंडिपेंडेंट होता है। कंडक्टर के रेडियस को अगर आप वेरी करो तो जो इंटरनल इंडक्टेंस होगा उस पर किसी भी तरीके का वेरिएशन नहीं होगा, जो इंटरनल इंडक्टेंस होगा वो कांस्टेंट होगा। इंटरनल इंडक्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज इंडिपेंडेंट ऑन थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर। सिमिलरली अभी बात कर लेते हैं एक्सटर्नल इंडक्टेंस के बारे में। एक्सटर्नल इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल इंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज आउटसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के आउटसाइड, कंडक्टर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी और या फिर आप बोल सकते हो जो फ्लक्स लिंकेज होगी उसके वजह से जो इंडक्टेंस जो बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एक्सटर्नल इंडक्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें इंडक्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, और यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट को देखो, एक्सटर्नल इंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज आउटसाइड द कंडक्टर। जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस होता है वो हमें फ्लक्स लिंकेज की वजह से, एक्सटर्नल इंडक्टेंस आउटसाइड फ्लक्स लिंकेज की वजह से जो इंडक्टेंस जो बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो एक्सटर्नल इंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज आउटसाइड द कंडक्टर। कंडक्टर के बाहर जो फ्लक्स लिंकेज होगी उसके वजह से जो इंडक्टेंस जो क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस। हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं इंडक्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आउटसाइड द कंडक्टर इज एक्सटर्नल इंडक्टेंस ऑफ लाइन। इंडक्टेंस ड्यू टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज आउटसाइड द कंडक्टर, कंडक्टर के बाहर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज है उसके वजह से जो इंडक्टेंस जो क्रिएट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस ऑफ लाइन। तो जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस होता है उसके लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है। एक्सटर्नल इंडक्टेंस का ये वाला इक्वेशन होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एल एन डी अपॉन आर। यहाँ पर अगर हम लोग देखिए ये डी और आर इसका मतलब क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर अगेन अगर हम लोग देखें जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है वो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एक्सटर्नल इंडक्टेंस का इक्वेशन और ये इंटरनल इंडक्टेंस का इक्वेशन, ये डी बाई आर ये है क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर ये जो आर आपको जो दिखाई दे रहा है ये है बेसिकली कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, या फिर आप बोल सकते हो कंडक्टर का रेडियस, नॉट क्रॉस सेक्शनल एरिया। जो आर है वो है कंडक्टर का रेडियस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये हमने कंसिडर किया ये है कंडक्टर, और ये जो लाइन आपको जो दिखाई दे रही है बेसिकली कंडक्टर का रेडियस जो कि शो कर रहा है आर। तो जो आर है वो है क्या, वो है कंडक्टर का रेडियस, या फिर आप बोल सकते हो रेडियस ऑफ कंडक्टर। और यहाँ पर अगर आप देखो ये जो पॉइंट है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमें, ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया डी। तो ये सेंटर से ये डी पॉइंट के बीच का जो गैप है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग कितने डिस्टेंस तक के एक्सटर्नल फ्लक्स को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। कितने डिस्टेंस तक के हम लोग एक्सटर्नल फ्लक्स को कंसिडर कर रहे हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया इंडक्टेंस जो कि एक्सटर्नल फ्लक्स की वजह से बनेगा उसको हम लोग बेसिकली बोलेंगे एक्सटर्नल इंडक्टेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस हो कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जो एक्सटर्नल जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, और हम लोग ये जो डी है वो हमें, और ये जो आर है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, कंडक्टर का रेडियस। तो जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है वो कंडक्टर के रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है, और जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है वो उसके भी ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी दूरी तक के एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम लोग ये दोनों इक्वेशन को क्लब कर दें, ये एक्सटर्नल इंडक्टेंस और ये इंटरनल इंडक्टेंस, दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग क्लब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ट्रांसमिशन लाइन का टोटल इंडक्टेंस जो कि इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का सम होगा। तो इंटरनल इंडक्टेंस की जगह हमें ये वाला रिलेशन पुट करना होगा और एक्सटर्नल इंडक्टेंस की जगह हमें ये वाला रिलेशन पुट करना होगा।
तो इंटरनल इंडक्टेंस की जगह म्यू एल अपॉन 8 पाए, तो यहाँ पर ये म्यू एल अपॉन 8 पाए प्लस साइन, यहाँ पर ये म्यू नॉट होगा, म्यू नॉट और फिर उसके बाद एल। फिर उसके बाद एक्सटर्नल इंडक्टेंस की जगह ये वाला रिलेशन म्यू नॉट अपॉन 2 पाए एल एंड डी अपॉन आर। इसको अगर हम लोग फर्दर अरेंज करके लिखे, इवेल्युएट करें, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाए 1/4 प्लस नेचुरल लॉग डी अपॉन आर। इसको अगर हम लोग इवेल्युएट करें, म्यू नॉट अपॉन 2 पाए एल एन ई टू दी पावर 1/4 प्लस एल एन डी अपॉन आर। इसको फर्दर इवेल्युएट करें तो हमें मिल जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाए एल एन टी ई टू दी पावर 1/4 अपॉन आर। यहाँ पर इसको हम लोग फर्दर अरेंज करके लिख सकते हैं, ये जो ई टू दी पावर 1/4 है इसको अगर हम लोग डिनोमिनेटर में भेज दें तो हमें मिल जाएगा आर इंटू ई टू दी पावर -1/4। नेचुरल लॉग एज इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये भी एज इट इज़। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखिए हमें बेसिकली इक्वेशन मिल गया किसके लिए, एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए, टोटल इंडक्टेंस के लिए। तो यहाँ पर ये टोटल इंडक्टेंस के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिल रहा है और यहाँ पर ये जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिला, दोनों जो इक्वेशन है वो लगभग सेम ही है। दोनों जो इक्वेशन है वो हमें अप्रॉक्सीमेटली सेम ही मिल रहे हैं, मगर डिफरेंस किसका है कि यहाँ पर ये जो हमने एक्सटर्नल इंडक्टेंस के लिए जो रिलेशन जो कंसिडर किया है, इसमें डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, डिनोमिनेटर में हमें मिल रहा है आर। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आर इंटू ई टू दी पावर -1/4 ये बराबर में होता है आर डैश के। यहाँ पर अगर हम लोग देखें आर इंटू ई टू दी पावर -1/4 ये बराबर में होता है आर डैश के। तो यहाँ पर ये आर इंटू ई टू दी पावर -1/4 की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, आर डैश पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास एक्चुअल इक्वेशन है टोटल इंडक्टेंस के लिए। तो टोटल इंडक्टेंस का इक्वेशन और यहाँ पर ये एक्सटर्नल इंडक्टेंस का इक्वेशन, तो दोनों में अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो ये जो एक्सटर्नल इंडक्टेंस है इसमें हमें डिनोमिनेटर में आर मिल रहा है, और ये जो टोटल जो इंडक्टेंस हमने जो कंसीडर किया है इसमें हमें डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है, हमें डिनोमिनेटर में हमें बेसिकली मिल रहा है आर डैश। अब ये जो आर डैश होता है वो क्या होता है, ये होता है GMR, और जो GMR है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ये क्या होता है, ये होता है ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल जो इंडक्टेंस है, ये टोटल इंडक्टेंस भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड कर रहा है कि डिस्टेंस जहाँ तक कि हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज, और डिपेंड कर रहा है कंडक्टर के रेडियस के ऊपर, राइट। अब ये आर डैश है क्या है, जो आर डैश है वो है GMR, जैसे कि हमने डिस्कस किया ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। अब ये GMR का मतलब क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसीडर किया ये है कंडक्टर, ये कंडक्टर का जो रेडियस है वो है आर, और यहाँ पर ये जो पॉइंट डी है यहाँ तक के हम लोग कंसीडर कर रहे हैं एक्सटर्नल फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ पर ये आर तक के, ये आर डिस्टेंस तक के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आर रेडियस तक के, ये आर रेडियस तक के हमें क्या मिलेगा, आर है क्या है, कंडक्टर का रेडियस है। तो आर रेडियस तक के हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेल्फ फ्लक्स लिंकेज, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये आर के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। आर के बाद हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर हम लोग बोल सकते हैं म्यूचुअल फ्लक्स लिंकेज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें GMR का मतलब क्या होता है, कोई भी जो ट्रांसमिशन कंडक्टर होगा उसमें आपको दोनों इंडक्टेंस मिलेगा, पहला एक इंटरनल इंडक्टेंस और दूसरा आपको मिलेगा एक्सटर्नल इंडक्टेंस, और दोनों इंडक्टेंस को जब आप क्लब कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा टोटल इंडक्टेंस। तो ये ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में आपको इंटरनल इंडक्टेंस ना मिले। अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन है जिसमें आपको इंटरनल इंडक्टेंस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केस में होगा क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो हाइपोथेटिकल ट्रांसमिशन लाइन है, इमेजिनरी ट्रांसमिशन लाइन है। तो GMR का मतलब क्या है, इफ़ देयर इज़ अ कंडक्टर विच डज नॉट हैव इंटरनल इंडक्टेंस, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर कोई कंडक्टर है जिसमें इंटरनल इंडक्टेंस ना हो, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और अगर हमें वो कंडक्टर का टोटल इंडक्टेंस अगर कैलकुलेट करना है, जो कि सम होता है इंटरनल इंडक्टेंस का और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का, तो यहाँ तो हमें इंटरनल इंडक्टेंस नहीं मिल रहा और हमें टोटल इंडक्टेंस भी कैलकुलेट करना है। एंड टू ऑब्टेन टोटल इंडक्टेंस विच इज सम ऑफ इंटरनल इंडक्टेंस एंड एक्सटर्नल इंडक्टेंस, देन वी नीड टू कीप रेडियस ऑफ कंडक्टर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ GMR। तो ये स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, अगर कोई कंडक्टर है जिसका इंटरनल इंडक्टेंस नहीं है और वो जो कंडक्टर है उसका हमें टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ऐसे केस में हमें इंटरनल इंडक्टेंस भी चाहिए होगा, क्योंकि इंटरनल इंडक्टेंस एक्सटर्नल इंडक्टेंस दोनों का अगर हम लोग सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा टोटल इंडक्टेंस। तो टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास इंटरनल इंडक्टेंस भी होना चाहिए, मगर यहाँ पर हमें इंटरनल इंडक्टेंस नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केस में टोटल इंडक्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए जो कंडक्टर का जो इंटरनल इंडक्टेंस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग GMR के बराबर में रखेंगे। उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग किसके बराबर में रखेंगे, GMR के बराबर में रखेंगे। और ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हमें कोई कंडक्टर मिले जिसमें इंटरनल इंडक्टेंस ना हो। किसी भी कंडक्टर में हमें इंटरनल इंडक्टेंस एक्सटर्नल इंडक्टेंस दोनों इंडक्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से हमने क्या सीखा, अगर कोई कंडक्टर है जिसका इंटरनल इंडक्टेंस नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, और वो जो कंडक्टर है उसका अगर हमें टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो तो ऐसे केस में हमें इंटरनल इंडक्टेंस भी चाहिए होगा।
तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केस में वो जो कंडक्टर है जिसका इंटरनल इंडक्टेंस नहीं है, उसका जो रेडियस होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो हम लोग GMR के बराबर में रखेंगे। और जो GMR होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है जियोमेट्रिक मीन ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ देयर इज़ अ कंडक्टर वी डू नॉट हैव इंटरनल इंडक्टेंस, कोई कंडक्टर है जिसका इंटरनल इंडक्टेंस नहीं है, और अगर हमें टोटल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना हो जो कि सम होगा इंटरनल इंडक्टेंस और एक्सटर्नल इंडक्टेंस का, तो ऐसे केस में इंटरनल इंडक्टेंस की जगह जो कंडक्टर का जो रेडियस होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो GMR के बराबर में होगी। देन वी नीड टू कीप रेडियस ऑफ कंडक्टर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ GMR। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रैक्टिकली नॉन ऑफ द कंडक्टर हैज़ ज़ीरो इंटरनल इंडक्टेंस, प्रैक्टिकली किसी भी कंडक्टर का जो इंटरनल इंडक्टेंस वो ज़ीरो नहीं होता। इफ़ मोर देन वन वायर, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने समझा GMR का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेडियस का मतलब क्या होता है, यहाँ से हमने डिस्कशन किया। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग ज्योमेट्रिक मीन क्यों बोल रहे हैं, ज्योमेट्रिक मीन ही क्यों कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक से ज़्यादा अगर वायर हो तो जो इक्वेशन का जो रिजल्ट होता है वो हमें ज्योमेट्रिक मीन के फॉर्म में मिलता है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग बोल रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेडियस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है, इंटरनल इंडक्टेंस, एक्सटर्नल इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस, इसको एनालाइज करने की रिक्वायरमेंट क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था ट्रांसमिशन लाइन का जो पैरामीटर होता है, चाहे इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस हो, इसको एनालाइज करना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि जो ट्रांसमिशन लाइन का जो पैरामीटर होता है वो डिफाइन करता है ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और पावर लॉस को। या फिर हम लोग बोल सकते हैं, ये जो ट्रांसमिशन लाइन के जो पैरामीटर्स है, इसके हेल्प से जो ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस हो रहा होगा और जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी होगी उसके बारे में हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी, ट्रांसमिशन लाइन के लॉसेस को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो इंपॉर्टेंट है एनालाइज करना। इंडक्टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, नॉट कैपेसिटेंस। यहाँ पर हम लोग इंडक्टेंस क्यों कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये इंडक्टेंस कंसिडर करने का रीज़न ये होता है कि ये इंडक्टेंस के हेल्प से ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस की अगर हम लोग एनालिसिस करें तो ऐसे कि इसमें जो रिएक्टिव पावर जो एब्जॉर्ब हो रहा है उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय ट्रांसमिशन लाइन, सबसे पहले स्टेटमेंट अगर हम लोग देखें, ट्रांसमिशन लाइन इंडक्टेंस इज इंपॉर्टेंट टू कंसिडर इन ऑर्डर टू एनालाइज। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब बाय ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रही है, इसको एनालाइज करने के लिए आप कैलकुलेट करोगे ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस। सिमिलरली वोल्टेज ड्रॉप बिटवीन सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड में आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है, इसकी भी एनालिसिस करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कंसिडर करना होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसको भी एनालाइज करने के लिए आपको ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कंसिडर करना होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है उसे कंसिडर करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है। इंटरनल इंडक्टेंस, एक्सटर्नल इंडक्टेंस, टोटल इंडक्टेंस। ट्रांसमिशन लाइन कितना रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब कर रही है, वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, सिमिलरली सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड के बीच में हमें कितना पावर मिल रहा है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसमिशन लाइन कितना प्रोड्यूस कर रही है, ये सब चीज़ की एनालिसिस करने के लिए हमें ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है वो कंसिडर करना पड़ता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने डिस्कस किया GMR के बारे में, अभी हम लोग बात कर लेते हैं GMD के बारे में। यहाँ पर ये GMD का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, GMD का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस, और जो GMD इसको समझना बहुत आसान होता है। व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफर इन बिटवीन टू कंडक्टर, जब मैग्नेटिक फ्लक्स दो कंडक्टर के बीच में ट्रांसफ़र हो रही हो, देन डिस्टेंस बिटवीन बोथ द कंडक्टर इज़ नोन एज GMD। तो ऐसे केस में जो कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं GMD। मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, दो कंडक्टर के बीच का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस में दो कंडक्टर के बीच में मैग्नेटिक फ्लक्स का ट्रांसफ़र हो रहा हो, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं GMD। आप एक ऐसा डिस्टेंस लगा दो जिस डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का जो ट्रांसफ़र है दोनों कंडक्टर के बीच में ज़ीरो हो जाए, तो ऐसे केस में वो जो डिस्टेंस होगा आप उसको GMD नहीं बोल सकते हो। GMD एक ऐसा डिस्टेंस होता है दो कंडक्टर के बीच में, जिस डिस्टेंस में दो कंडक्टर के बीच में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स का एक्सचेंजिंग हो रहा होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफर इन बिटवीन टू कंडक्टर, आप ऐसा भी बोल सकते हो दो कंडक्टर के बीच में अगर मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर इंटरेक्शन हो रहा है तो दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो GMD के बराबर में, सबसे सिंपल वर्ड में। तो व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज ट्रांसफर इन बिटवीन टू कंडक्टर, जब दो कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स ट्रांसफर हो रही होती है तो जो डिस्टेंस होती है दोनों कंडक्टर के बीच में किसके बराबर में होती है, GMD के बराबर में होती है। और जो GMD इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, वो होता है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ डिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ पर आप एक और एक चीज़ कैलकुलेट कर सकते हो GMD के हेल्प से,
यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर आपने एक सिस्टम कंसीडर किया है जिसमें n नंबर ऑफ कंडक्टर है। यहाँ पर ये पहला कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर एंड सो ऑन, और ये n लास्ट वाला कंडक्टर। तो यहाँ पर ये सिस्टम है जिसमें आपको n नंबर ऑफ कंडक्टर मिल रहा है। तो ये जो सिस्टम है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। ये जो सिस्टम है जिसमें आपको n नंबर ऑफ कंडक्टर मिल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो जो n नंबर ऑफ कंडक्टर है आप इसको रिप्लेस कर सकते हो दो कंडक्टर से, और वो दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो किसके बराबर में होगा, GMT के वैल्यू के बराबर में होगा। तो ये पूरे जो n नंबर ऑफ कंडक्टर है आप इसको सिर्फ और सिर्फ दो कंडक्टर से रिप्लेस कर सकते हो, और ये दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा किसके बराबर में होगा, GMT के बराबर में होगा, GMT की वैल्यू के बराबर में होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिस्टम ऑफ n नंबर ऑफ कंडक्टर इज रिप्लेस बाय ओनली टू कंडक्टर देन डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर, तो दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो GMT की वैल्यू के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमने GMT के बारे में भी बात किया, हमने GMR के बारे में भी बात किया, हमने ट्रांसमिशन लाइन के इंडक्टेंस के भी बारे में बात किया। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं इंडक्टेंस कैलकुलेशन ऑफ सिंगल फेज 2 वायर लाइन। अभी हम लोग सिंगल फेज 2 वायर लाइन का जो इंडक्टेंस है उसको हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, या फिर उसका जो इक्वेशन होता है वो हमें क्या क्या शो करता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने कंसिडर किया पहला कंडक्टर, और यहाँ पर ये दूसरा कंडक्टर। पहले वाले कंडक्टर में अंदर की तरफ करंट जा रहा है, दूसरे वाले कंडक्टर में बाहर की तरफ करंट आ रहा है, और ये दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर में, GMT के बराबर में। तो दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर में, GMT के बराबर में। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऐसे केस में हमें जो टोटल जो इंडक्टेंस जो मिलेगा वो ये वाले इक्वेशन से गाइडेड होगा, म्यू नॉट अपॉन पाई ln d अपॉन अंडर रूट R1 डैश और R2 डैश। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल फेज 2 वायर लाइन का जो इंडक्टेंस होता है वो ये वाले इक्वेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। अब ये इक्वेशन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है, राइट। यहाँ पर डेरिवेशन प्रूफ कर देना ज़रूरी नहीं होता है, वो डेरिवेशन से आपको जो आउटकम जो मिला वो आपको क्या इंडिकेट करता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें इक्वेशन के अकॉर्डिंग, यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टोटल जो इंडक्टेंस है किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, GMT के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और GMR के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये R1 डैश और R2 डैश है क्या, ये R1 डैश और जो R2 डैश है बेसिकली कंडक्टर के रेडियस है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग फॉर सिंगल फेज 2 वायर लाइन टोटल इंडक्टेंस इज डिपेंड ऑन, सिंगल फेज 2 वायर लाइन के लिए जो टोटल जो इंडक्टेंस होता है कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, म्यू नॉट के ऊपर जो कि है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। हमने परमिएबिलिटी के बारे में बात की इन डिटेल, आप मैग्नेटिज्म का जो प्ले लिस्ट है उसमें आप देख लेना, आपको परमिएबिलिटी के बारे में लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, म्यू नॉट के ऊपर डिपेंड करता है। सिमिलरली सिंगल फेज 2 वायर लाइन का जो इंडक्टेंस होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, D के ऊपर भी डिपेंड करता है, और ये जो D है वो है क्या, कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर। और सिमिलरली अंडर रूट R1 डैश और R2 डैश के ऊपर भी डिपेंड करता है, ये है क्या, ये है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ R1 डैश एंड R2 डैश। और यहाँ पर ये R1 डैश और ये R2 डैश है क्या, ये है कंडक्टर का रेडियस। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें सिंगल फेज 2 वायर लाइन का जो टोटल जो इंडक्टेंस होता है किस किस के ऊपर डिपेंड करता है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, GMT के ऊपर डिपेंड करता है, दोनों कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और GMR के ऊपर भी डिपेंड करता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करता है। सिमिलरली यहाँ पर हमने बात किया इंडक्टेंस के बारे में, सिमिलरली बात कर लेते कैपेसिटेंस के बारे में। तो अगर हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में बात करें, जैसे कि हमने डिस्कस किया था जो इंडक्टेंस है उसको एनालाइज करना, ट्रांसमिशन लाइन का जो इंडक्टेंस है उसको कंसिडर करना क्यों ज़रूरी होता है। सिमिलरली यहाँ पर जो कैपेसिटेंस है उसको कंसिडर करना भी ज़रूरी होता है, उसका रीज़न क्या होता है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था इंडक्टेंस हम लोग क्यों कंसिडर करते हैं ट्रांसमिशन लाइन का, रिएक्टिव पावर को एनालाइज करने के लिए, सेंडिंग से रिसीविंग तक के कितना पावर जा रहा है उसको एनालाइज करने के लिए, फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें जो लॉस हो रहा है उसको एनालाइज करने के लिए हम लोग ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कंसिडर करते हैं। सिमिलरली ट्रांसमिशन लाइन का हमें कैपेसिटेंस क्यों कंसिडर करना होता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन लाइन कैपेसिटेंस इज कंसिडर टू एनालाइज चार्ज स्टोर इन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन में कितना चार्ज स्टोर है उसको एनालाइज करने के लिए। रिएक्टिव पावर डिलीवर बाय ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रही है इसको एनालाइज करने के लिए हमें कंसिडर करना होता है ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस। तो ट्रांसमिशन लाइन में कितना चार्ज स्टोर है और ट्रांसमिशन लाइन कितना रिएक्टिव पावर डिलीवर कर रही है इसको एनालाइज करने के लिए हमें कंसिडर करना होता है ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें चार्जिंग करंट का मतलब क्या होता है, चार्जिंग करंट का मतलब सम चार्ज गेट्स एक्यूमुलेट ओवर सरफेस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन एंड करंट विल फ्लो ड्यू टू दिस चार्ज, हैंस करंट इज नोन एज चार्जिंग करंट। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं
जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करते हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेशन के बाद ट्रांसमिट करते हैं, तो बेसिकली होता क्या है, थोड़ा बहुत जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के ऊपर एक छोटी सी स्पेस में क्या हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है। तो चार्ज कंसंट्रेशन की वजह से होता क्या है, नेग्लिजिबल करंट फ्लो होता है, और वो जो करंट होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं चार्जिंग करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, एक्यूमुलेटेड चार्ज डू नॉट रीच एट द रिसीविंग एंड, और जैसे कि हमने डिस्कस किया, चार्ज एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है, जमा हो जाता है, और वो जो चार्ज होता है वो रिसीविंग एंड तक के पहुँच ही नहीं पाता। एक्यूमुलेटेड चार्ज डू नॉट रीच एट द रिसीविंग एंड एंड इट इज़ कंसनट्रेटेड इन अ ट्रांसमिशन लाइन, और ये एक ट्रांसमिशन लाइन में एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट हो जाता है। अगर आप इमेजिन करो, जब चार्ज एक छोटी सी जगह पे कंसंट्रेट हो गया है, जमा हो गया है, तो किस तरीके से रिसीविंग एंड पर जा पाएगा? ऑब्वियसली रिसीविंग एंड पर नहीं जा पाएगा, क्योंकि एक छोटी सी जगह पे जमा हो गया, राइट। तो चार्जिंग करंट का मतलब क्या होता है, जब आप इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करते हो, जब आप पावर को ट्रांसमिट करते हो, तो थोड़ा बहुत जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है एक छोटे से रीजन में क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, कंसंट्रेट हो जाता है, और वो चार्ज के कंसंट्रेशन की वजह से जो करंट जो फ्लो होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं चार्जिंग करंट। और जो कंसंट्रेटेड चार्ज होता है वो रिसीविंग एंड तक के पहुंच नहीं पाता है। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग कैपेसिटेंस कंसिडर करें, सिंगल फेज 2 वायर लाइन का सबसे पहला कंसिडर करते हैं कैपेसिटेंस। तो सिंगल फेज 2 वायर लाइन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमने कंसिडर किया दो लाइन, एक पहली वाली लाइन और दूसरी वाली लाइन। पहला वाला कंडक्टर और दूसरा वाला कंडक्टर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है डी। तो अगर हम लोग सिंगल फेज 2 वायर लाइन का अगर हम लोग कैपेसिटेंस कंसिडर करें, तो कैपेसिटेंस के लिए हमें जो इक्वेशन जो मिलता है वो हमें कुछ इस तरीके से मिलता है, C इज़ इक्वल टू पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग D और डिनोमिनेटर में अंडर रूट R1 इंटू R2। तो ये हमें कैपेसिटेंस मिलता है। और ये जो कैपेसिटेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंटरलाइन कैपेसिटेंस। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो कैपेसिटेंस है सिंगल फेज 2 वायर लाइन का कौन कौन से पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जो कैपेसिटेंस है सिंगल फेज 2 वायर लाइन का वो डिपेंड कर रहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, नॉट परमिएबिलिटी, परमिटिविटी। कैपेसिटेंस में हम लोग कंसिडर करते हैं परमिटिविटी, इंडक्टेंस में हम लोग कंसिडर करते हैं परमिएबिलिटी। तो कैपेसिटेंस सिंगल फेज 2 वायर लाइन का डिपेंड कर रहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, और ये दोनों जो कंडक्टर है उसके डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और ये दोनों जो कंडक्टर है उसके GMR के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटेंस है सिंगल फेज 2 वायर लाइन का वो डिपेंड कर रहा है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, मतलब एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। जो कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, और जो कंडक्टर है उसके GMR के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने दो कंडक्टर कंसिडर किया था। अगर हम लोग बीच में अगर न्यूट्रल कंडक्टर भी कंसिडर कर ले, मान लेते ये है कंडक्टर है और यहाँ पर ये कंडक्टर भी, यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया कंडक्टर है, और यहाँ पर ये कंडक्टर भी, और यहाँ पर ये बीच में हमने कंसिडर कर लिया न्यूट्रल कंडक्टर। अगर हम लोग फ्रंट व्यू देखें तो जो फ्रंट व्यू होगा वो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, कंडक्टर है, ये न्यूट्रल कंडक्टर और ये कंडक्टर बी। कंडक्टर ए का जो रेडियस है वो है R1, कंडक्टर बी का जो रेडियस है वो है R2, और ये जो न्यूट्रल जो कंडक्टर है उसको हमने इसका जो रेडियस है मान लेते हैं R। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये कंडक्टर है, यहाँ पर ये कंडक्टर है, और यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडक्टर, दोनों के बीच का जो कैपेसिटेंस होगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं C सबस्क्रिप्ट में AN, और ये बराबर में होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट नेचुरल लॉग D अपॉन R1। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये कंडक्टर है और यहाँ पर ये न्यूट्रल कंडक्टर, या फिर बोल सकते हैं न्यूट्रल वायर, दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस जो बनेगा कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर तो डिपेंड कर ही रहा है, राइट। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और सिमिलरली जो कंडक्टर ए है उसके रेडियस के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पर ये जो R1 है वो है क्या, रेडियस ऑफ कंडक्टर है। सिमिलरली यहाँ पर ये कंडक्टर भी और यहाँ पर ये न्यूट्रल वायर, दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस जो बनेगा उसको हम लोग शो कर सकते हैं C सबस्क्रिप्ट में BN, और ये जो कैपेसिटेंस के लिए जो रिलेशन होगा वो होगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिनोमिनेटर में नेचुरल लॉग D अपॉन R2। अगेन यहाँ पर अगर हम लोग देखें, बी और न्यूट्रल कंडक्टर भी और न्यूट्रल कंडक्टर दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस जो बनेगा डिपेंड करेगा एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के ऊपर, और डिपेंड करेगा जो कंडक्टर भी है उसका रेडियस कितना है। यहाँ पर ये जो R2 है वो हमें इंडिकेट कर रहा है रेडियस ऑफ कंडक्टर बी। सिमिलरली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें, जो कैपेसिटेंस हमें जो मिलता है वो हमें दो कंडक्टर के बीच में भी मिलता है, और हमें कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में भी मिलता है, राइट। हमें कंडक्टर के बीच में भी मिलता है, ट्रांसमिशन कंडक्टर, दो ट्रांसमिशन कंडक्टर के बीच में भी हमें कैपेसिटेंस मिलता है, और ट्रांसमिशन कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में भी हमें कैपेसिटेंस मिलता है। जैसे कि अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है एक पहला वाला कंडक्टर और यहाँ पर ये दूसरा वाला कंडक्टर, तो दोनों के बीच में हमें कैपेसिटेंस मिल रहा है। तो ये जो कैपेसिटेंस होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज नोन एज लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस।
दो कंडक्टर के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। सिमिलरली कंडक्टर और ग्राउंड के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। यहाँ पर अगर हम लोग देखें लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस, यहाँ पर ये कंडक्टर और ये ग्राउंड दोनों के बीच में जो कैपेसिटेंस है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस। ये जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होता है वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर। अगर हाइट अगर ज़्यादा होगी तो जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होगा वो कम होगा। हाइट अगर कम होगी किसी कंडक्टर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होगा वो ज़्यादा होगा। तो जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट के साथ। तो अगर हम लोग देखें ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट देयर विल बी नो चेंज इन लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस। अगर हम लोग ये हाइट को अगर चेंज करें तो किसके ऊपर चेंज होगा, लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस चेंज होगा। अगर हम लोग हाइट को अगर इंक्रीज़ करते तो जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। हाइट अगर हम लोग डिक्रीज़ करते हैं तो जो लाइन टू ग्राउंड कैपेसिटेंस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। मगर ये हाइट को इंक्रीज़ करने से और डिक्रीज़ करने से लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा। दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच में जो कैपेसिटेंस बनेगा वो कांस्टेंट रहेगा, उस पर किसी भी तरीके का चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन लाइन के तीनों जो पैरामीटर है उसको हमने यहाँ पर किया समराइज़। यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस, फिर उसके बाद कैपेसिटेंस, फिर उसके बाद इंडक्टेंस और एक हमने पैरामीटर कंसीडर किया जो कि लाइन चार्जिंग करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, जब हम लोग ये पैरामीटर को वेरी करेंगे तो ये तीनों का किस तरीके से वेरिएशन होगा उसी के बारे में बात करते हैं। तो सप्लाई वोल्टेज, जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो तो कांस्टेंट होगा। सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की वजह से जो कैपेसिटेंस होगा वो भी कांस्टेंट होगा। सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की वजह से जो इंडक्टेंस है वो भी कैसा होगा, वो कांस्टेंट होगा। मगर सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज़ करने की वजह से होगा क्या, जो लाइन चार्जिंग करंट है या फिर बोल सकते हैं जो चार्जिंग करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। हमने डिस्कस किया था चार्जिंग करंट के बारे में। सिमिलरली सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम लोग सप्लाई फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेसिस्टेंस होगा वो इंक्रीज़ करेगा ड्यू टू स्किन इफेक्ट। सिमिलरली जो कैपेसिटेंस होगा वो कांस्टेंट होगा, जो इंडक्टेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा और जो लाइन चार्जिंग करंट है वो क्या होगा, जो लाइन चार्जिंग करंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली जब हम लोग डिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे, कंडक्टर के बीच का जो डिस्टेंस है उसको जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो रेसिस्टेंस है वो तो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर जाएगा, मगर जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। जब ट्रांसमिशन लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस होता है जब उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, जो इंडक्टेंस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा और जो लाइन चार्जिंग करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो डिस्टेंस हमने जो कंसीडर किया ये दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का डिस्टेंस है। दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का डिस्टेंस जब हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो रेसिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज़ कर जाएगा। दो ट्रांसमिशन लाइन है, दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का जो कैपेसिटेंस होता है लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, तो दो ट्रांसमिशन लाइन के बीच का जब हम लोग गैप इंक्रीज़ करेंगे तो जो कैपेसिटेंस होगा वो डिक्रीज़ कर जाएगा, इंडक्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा और जो लाइन चार्जिंग करंट है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ कर जाएगा। राइट, यहाँ पर अगर हम लोग देखें आप ये लाइन चार्जिंग करंट और जो कैपेसिटेंस है दोनों को इंटर रिलेट कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटेंस मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर मतलब चार्ज, चार्ज मतलब क्या, चार्जिंग, मतलब कैपेसिटर, कैपेसिटर, चार्जिंग, ये सारे के सारे जो टर्म्स है वो एसोसिएटेड होते हैं एक दूसरे के साथ। राइट, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कैपेसिटेंस डिक्रीज़ किया, इसका मतलब जो लाइन चार्जिंग करंट है वो क्या हो गया, डिक्रीज़ कर गया। कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, लाइन चार्जिंग करंट इंक्रीज़, कैपेसिटेंस कांस्टेंट है, लाइन चार्जिंग करंट इंक्रीज़। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब कैपेसिटेंस डिक्रीज़ होगा तब लाइन चार्जिंग करंट डिक्रीज़ होगा, अदरवाइज सारे केसेस में जो लाइन चार्जिंग करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। और सिमिलरली अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ, ये तो हमें पता है जब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो होगा क्या, जो रेसिस्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा और जो इंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा, मगर और जो कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जब ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ को इंक्रीज़ करेंगे तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा, कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करेगा, इंडक्टेंस भी इंक्रीज़ करेगा और जो लाइन चार्जिंग करंट है वो तो इंक्रीज़ कर ही रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रांसमिशन कंडक्टर का जब हम लोग रेडियस इंक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा, रेडियस ऑफ ट्रांसमिशन कंडक्टर डिक्रीजेज। जब हम लोग ट्रांसमिशन कंडक्टर का रेडियस डिक्रीज़ करेंगे, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसका जब हम लोग रेडियस डिक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होगा, R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। रेडियस हम लोग डिक्रीज़ कर रहे हैं, इसका मतलब एरिया डिक्रीज़ हुआ, एरिया डिक्रीज़ हुआ इसका मतलब रेसिस्टेंस इंक्रीज़ हुआ और जो कैपेसिटेंस है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगा और जो इंडक्टेंस है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, लाइन चार्जिंग करंट तो इंक्रीज़ करते ही रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें GMT जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस जब हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है और जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब GMT हम लोग इंक्रीज़ करते हैं तो ऐसे केस में होता है कि जो इंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ करता है और जो कैपेसिटेंस है वो डिक्रीज़ करता है।